फिल्म की बात के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो साथी सुशील। आज की हमारी रेट्रो फिल्म चर्चा में है 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म हम। इस फिल्म से एक लंबे अंतराल के बाद अमिताभ जी फिर से कामयाबी की तरफ लौटे थे। इस फिल्म से मुकुल आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म का संगीत भी पूरे भारत के लोगों में चढ़कर बोला था। फिल्म में दक्षिण के सुपरस्टार तलेबर रजनीकांत और उन दिनों युवाओं के दिल के धड़कन बन चुके गोविंदा ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थी। हम फिल्म पर चर्चा के साथ साथ आज हम वैलेंटाइन स्पेशल फिल्मों पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अंत में रिकमेंडेशन में हम विवादों में घिरी फिल्म गहराइयां पर भी अपने पैनल के विचार आप तक लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्म चर्चा। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। दोस्तों, फिल्म की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक रेट्रो फिल्म को रिविजिट करेंगे जिसका नाम है हम। 1991 में ये फिल्म आई थी। और इसके अलावा हम लोग आज वैलेंटाइन वीक चल रहा है, वैलेंटाइन डे कल आने वाला है, तो हम लोग प्रेम कहानियों पर जो फिल्में बनी हैं उनके ऊपर एक छोटी सी चर्चा करेंगे और साथ में हम इस हफ्ते का रिकमेंडेशन आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे पैनल में आज मेरे साथ हैं प्रज्ञा मिश्रा, हिमांशु जोशी, सुशील, कुमार मौसम और एवान पदी। और हो सकता है कि कुछ लोग और जुड़ें जिनका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा जब भी वो जुड़ेंगे। तो बहरहाल हम लोग शुरुआत करेंगे हम फिल्म से। जैसे कि मैंने बताया कि फिल्म 1991 में आई थी और 31 साल अपने प्रदर्शन के पूरे कर चुकी है। और ये फिल्म अपने ज़माने में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, गोविंदा, किमी काटकर और डैनी डेग्जम जो है बहुत ज़बरदस्त भूमिका में थे। और इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और इस फिल्म का एक बहुत ही सुपरहिट गाना था जुम्मा चुम्मा दे दे, जो चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया था और उनको इस गाने के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। फिल्म में संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आनंद बख्शी ने गीत लिखे थे, मुकुल आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। और मुकुल आनंद हम सब जानते हैं कि उनकी एक अलग ही लीग रही है फिल्में बनाने की। वो बहुत ही लैविश, बहुत ही मतलब हाई प्रोडक्शन वैल्यूज वाली फिल्में बनाते हैं। और इस फिल्म में भी अगर आप देखोगे तो कंट्रास्ट बहुत ही शानदार यूज हुआ है। बहुत गरीबी दिखाई गई है फिल्म के अंदर और बहुत अमीरी भी दिखाई गई है। और बहुत टेक्सचर जो यूज हुआ है फिल्म का वो बहुत ही कमाल का था। अपने ज़माने के हिसाब से फ़िल्म जो है बहुत बढ़िया थी और लोगों ने बहुत पसंद किया था। अपनी बात बताऊँ तो मुझे मुझे ये फ़िल्म देखने गया था मैं शीला थिएटर पे जो दिल्ली में है। और मुझे अभी भी याद है कि हम भीड़ से अंदर नहीं जा पा रहे थे। भीड़ इतनी थी कि मतलब थिएटर के एक बड़ा-सा एक अहाता था। उस अहाते से बाहर एक मेन रोड थी। उस मेन रोड के बाहर भी पूरी भीड़ जमा हो रखी थी। तो ये मैं बात कर रहा हूँ पहले वीकेंड में सैटरडे नाइट शो की। तो ये उस ज़माने का हाल था जब ये फ़िल्म आई थी। तो ख़ैर बहुत सारी यादें इस फ़िल्म से जुड़ी हुई हैं, हम सबकी हैं। तो आज इस फ़िल्म को एक बार रिविज़िट करते हैं हम लोग। इस फ़िल्म के 31 साल पूरे होने की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। मेरे साथ प्रज्ञा है। प्रज्ञा जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। इस फ़िल्म के बारे में आपके क्या अनुभव रहे और आपको ये फ़िल्म किस तरह से याद है, हमें बताएँ? मुझे तो ये फ़िल्म हमेशा लंच टाइम पे पेरेंट्स के साथ बैठ के देख के खाना खाने के टाइम पे टीवी पे देखने वाली यादों में है। ज़ी सिनेमा पे ये मैं देखा करती थी और छोटी थी तब मैं। बहुत मज़ा आता था इसको देखने में क्योंकि इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि अपने आदर्शवाद और मेलोड्रामा दोनों को जो मिला कर के इस मूवी को प्रस्तुत करते हैं, इसके गाने और इसका पूरा जो इफ़ेक्ट्स है पूरी मूवी में गानों का और फिर इसके सीन्स, इसकी फाइटिंग, इसके डायलॉग्स और हमारे फेवरेट कादर खान या बख्तावर के रोल में डैनी, तो इट इज़ ऑल कि हमारे पूरे वो दिमाग पे छा जाता था एंड हम लोग पूरे मूवी में घुस जाते थे। ये हम का एक और यू नो गूज़बम्प्स होता था जब वो वाला गाना आता था ना कि एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। अभी भी वो गाना आता है ना तो इट्स लाइक इट गिव्स अ गूज़बम्प, पूरा ब्लड स्ट्रीम उस गाने के साथ नाचने लगता है।
तो अमेजिंग वर्क, और मुझे लगता है कि पूरी मूवी को इस पैशन के साथ बनाया गया था कि इट वाज़ अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट। और अम, उस दौर में मूवीज़ को ना एंटरटेनमेंट की तरह बनाते थे और बहुत सारी छोटी-छोटी बातों पे ये ध्यान नहीं देते थे कि उसमें कौन-सा एंगल आ रहा है, किसको रिस्पेक्ट का एंगल आ रहा है या कुछ नहीं। लाइक इट यूज्ड टू बी कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज। गाने, मेहनत भी एक अलग किस्म की आपको पता चलती है। बड़ा इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट इवन टुडे। इट्स ऑसम। यस, प्रज्ञा जी। जी हाँ, आपने शायद इसकी रिलीज नहीं देखा होगा, आपने इसको बाद में टीवी में देखा होगा। तो ऐवान, हाँ, आप हाँ। बताइए, हाँ, हमसे जुड़ी हुई आपकी क्या यादें हैं? आपने तो ज़रूर इस फ़िल्म को थिएटर में देखा होगा। तो आप बताइए प्लीज़। थैंक यू सजीव। अ, हम तो अपने उस ज़माने में बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर मूवी था, और मैं तब आई थिंक बहुत छोटा ही था, स्कूल में पढ़ रहा था। एंड मुझे याद है किस तरह से हम लोग मतलब अपने पेरेंट्स को बहुत मना के उसका तब तो वीएचएस का ज़माना था, एंड हम लोग रेंटल कैसेट उसका पहले से बुक करके उसको लाए थे देखने के लिए अपने कॉलोनी में। एंड तब के ज़माने में मतलब ये गाना इतना सुपर डुपर हिट हुआ था, आई थिंक जुम्मा चुम्मा दे दे, अमिताभ ने ये गाने पे श्रीदेवी के साथ वेम्बली स्टेडियम लंदन में भी परफॉर्म किया था मच बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म। तो इतना क्रेज हुआ था आई थिंक इस मूवी में, इस मतलब इस गाने का मूवी में। एंड अगर देखा जाए तो मुकुला एस आनंद और अमिताभ की जोड़ी बहुत ही सक्सेसफुल रही ड्यूरिंग दैट पीरियड। द ट्रिलॉजी ऑफ फिल्म्स अगर हम उसको कह सकते हैं, लाइक अग्निपथ फॉलोड बाय हम एंड देन फॉलोड बाय खुदा गवाह, ये तीनों की तीनों मूवीज मतलब आज भी दीज आर बेसिकली कल्ट क्लासिक्स ऑफ अमिताभ बच्चन। उन्होंने मतलब अमिताभ बच्चन का सुपरस्टार फिनोमेना को ये 3 मूवीज़ भी ने भी काफ़ी हद तक रिडिफाइन किया था। मुकुल एस आनंद एक बहुत ही अच्छे एंड प्रोग्रेसिव डायरेक्टर थे, मतलब उनके मूवीज़ को आज भी अगर आप देखें तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये यार ये तो पुराना मूवी है, पुराना है। ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब ये मूवी कल ही बना है। इस तरह के डायरेक्टर रहे हों, और उनका मतलब ड्रामा के साथ उनका आर्ट डायरेक्शन और ओवरऑल द द विजुअल अपील ऑफ द फिल्म बहुत ही अलग-सा रहता है। इफ यू सी हिज़ अदर मूवीज़, फिल्म्स लाइक एतबार, राज बब्बर और डिम्पल कपाड़िया की, देन महासंग्राम, अ, मैं बोल रहा हूँ नॉन अमिताभ बच्चन और मतलब मूवीज़ मुकलन के नॉन अमिताभ बच्चन वाले मूवीज़, एतबार, महासंग्राम, इंसाफ, अ, खून का कर्ज, एंड ये सब, इवन त्रिमूर्ति, हालाँकि त्रिमूर्ति इतना अच्छा मतलब कर नहीं पाया बॉक्स ऑफिस में, बट उनका एक जो एक विज़न रहता है to create an ultimate cocktail of drama, action, uh, हाई पावर डायलॉग्स, ये सब बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब अच्छा रहता है। हालाँकि वो बहुत जल्दी भगवान भगवान जी को प्यारे हो गए मुकलन जी, बट अगर वो होते तो मेबी पता नहीं और क्या-क्या अच्छे-अच्छे क्लासिक्स देते बॉलीवुड को। ये तो हम मूवी इसीलिए मतलब उनके इस लॉट में मुझे शायद ये सबसे मेरा फ़ेवरेट फ़िल्म है। यस, यस। तो यस, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुकुल, अभी बहुत संभावनाएँ थी और बहुत सारी फ़िल्में वो दे सकते थे हमें। खैर, लेकिन जितनी फ़िल्में उन्होंने बनाई वो सभी अभी-अभी हम याद करते हैं उन सब फ़िल्मों को। लाइक अग्निपथ आज भी याद की जाती है और हम के बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं। अ, एक एक मुझे एक चीज़ लगती है उस दौर में जब क्रिएटर्स फ़िल्म बनाते थे तो एक लार्जर दैन लाइफ़ हीरो के आगे एक लार्जर दैन लाइफ़ विलेन को पिच करते थे और ये मुकुल आनंद लगभग हर फ़िल्म में करते थे। चाहे वो त्रिमूर्ति हो, चाहे फिर अग्निपथ हो जिसमें कांचा चीना वगैरह थे और जिसमें अब ये बख्तियार का जो कैरेक्टर था डैनी का जो बहुत ही फ़ेमस विलेन है हमारी फ़िल्मों में देखा जाए तो। तो ये ज़रूर पुराने ज़माने में होता था। अब शायद वो ट्रेंड इतना नहीं रहा है।
तो हिमांशु जी, आप भी कुछ टिप्पणी कीजिए इस चर्चा पर। अब फिल्म की बात की जाए तो शुरू में जो बोलगर्ल कहानी के बारे में एक समरी सी बताई जाती थी, वो अब नहीं दिखती है। पात्रों के नाम बहुत अच्छे थे फिल्म के, जबरदस्त, बख्तार, टाइगर, जुम्मा। जुम्मा चुम्मा के बारे में बात हो गई है गाने के बारे में। एक गाना मुझे अभी भी याद आता है, कागज कलम दवात वाला। बैकग्राउंड स्कोर इसका बहुत जबरदस्त था। उसे सुन के ऐसा लगता था कि जब वो लड़ाई के दौरान पीछे बजता था बैकग्राउंड में, तो ऐसा लगता था कि जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है। अभिनय की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन एक बड़े भाई के रोल पे बहुत जमे थे। डैनी, गोविंदा, रजनीकांत, कादर खान, अनुपम खेर, इतने सारे लोग थे और सबको बराबर मौके मिले थे। अब की फिल्में हम देखते हैं तो 2 या 3 लोगों के पास ज्यादा मौके होते हैं फिल्म में अपने अभिनय को दर्शाने के लिए, लेकिन बाकी लोगों के पास ज्यादा काम नहीं रहता है। तो वो जमाने लग चुके हैं। स्टंट की बात की जाए तो रजनी का स्टाइल जो सिगरेट पीने से लेके बम पकड़कर दुश्मनों की तरफ फेंकने वाला था, और अमिताभ बच्चन जब शुरू में आते हैं, जम के साथ उनकी एंट्री होती है, तो स्टंट पहले के बहुत जबरदस्त हुआ करते थे। संवाद की बात की जाए तो गंदी नाली का कीड़ा, ये तो आज भी बोला जाता है। कई बार हम दिन भर में, मतलब महीने भर में 2-3 बार तो बोल ही लेते हैं किसी से। अब लास्ट में मैं अगर फिल्म की रूढ़िवादिता के बारे में बात करूं तो इसने रूढ़िवादिता को बढ़ावा ही दिया था थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं। जैसे इसमें एक संवाद आता है, पत्नी का असली घर तो पति के घर ही होता है। तो ये बातें फिर हमारे समाज ने बहुत जल्दी आत्मसात कर ली थी। अब इसके बाद एक और चीज, जो अमिताभ बच्चन आते हैं, शराब का ढक्कन खोल के पीते हैं, तो वो तो फिल्म में कर रहे थे, शराब पी के एक्टिंग जो हो रही थी, लेकिन कई लोगों ने उसे, लाखों लोगों ने उसे वास्तविकता में वही एक्टिंग अपनी रियल जिंदगी में उतार दी थी। सजीव सर। हाँ, वो आपने सीन याद दिलाया, गंदी नाली का कीड़ा वाला जो था, वो बहुत ही यादगार सीन था और मतलब अमिताभ के सबसे बेहतरीन सीनों में उसको गिना जाएगा। बहुत लंबा शॉट था, बहुत लंबा डायलॉग्स थे उसके अंदर, बट यू नो ये भी जस्ट किल्ड इट। ठीक है, ठीक है, हम उस पे आएंगे अभी। तो सुशील, आप तो खैर हमारी एज के हैं, तो आपने ये फिल्म जरूर देखी होगी और आप तो खैर म्यूजिकल आदमी हैं, तो फिल्म का जो म्यूजिक था उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जुम्मा चुम्मा की हम बात कर चुके हैं, बहुत ही बड़ा हिट था, एक पूरा नेशनल एंथम जैसा बन गया था गाना, पूरे हिंदुस्तान में गूंजा था। और इसके बाकी गाने जैसे कागज कलम दवातला, सनम मेरे सनम और एक दूजे से करते हैं प्यार हम, ये सभी जो है बहुत बड़े हिट साबित हुए थे। आपका इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर क्या ओपिनियन रहा? मेरा डिस्कवरी था सुरेश भोंसले, तो वो मेरे गुरु हैं मिमिक्री में, क्योंकि मुझे मिमिक्री क्या है पता नहीं था। एंड जब मैं, आई थिंक आई वॉज इन 8th और 9th क्लास जब ये फिल्म रिलीज़ हुआ था, हम लोग जो वीडियो कैसेट्स लेते हैं, जैसे एहवान ने बोला, तो हम लोग वीडियो कैसेट्स में एडवर्टाइजमेंट्स आता था तब। अब टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स ज़्यादा नहीं आता, केबल टीवी नहीं था, तो वी यूज्ड टू सी अदर चित्रहार और वीडियो कैसेट्स रेंट में लेते हैं, तो उसमें बीच में एडवर्टाइजमेंट आता था। तो ये गाना जब आया, मैंने सोचा पहली बार अमिताभ बच्चन ने इतना फ्लो में गाया। यूजुअली अमिताभ बच्चन जब गाते हैं तो उनकी एक वॉइस में वो सिंगर का फ्लो नहीं मिलता है। एंड दिस सॉन्ग आई थॉट, अरे अमिताभ बच्चन ने तो, अमिताभ बच्चन कैन बिकम ए फुल टाइम सिंगर नाउ। तो मुझे पता नहीं था कि ये सुरेश भोंसले कौन है भी पता नहीं था। बट फॉर मी व्हाट अट्रैक्टेड मी इन दिस मूवी इज दैट सॉन्ग जुम्मा चुम्मा। अगर मुझे तो टिकट्स नहीं मिला, एंड वी सॉ द कैसेट मे बी आफ्टर रिलीज होने के बाद, बहुत हिट होने के बाद। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा ये मूवी में वो से सस्पेंस नहीं, ऑडियंस को पता है कि अमिताभ बच्चन इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग गुंडास, ऑल दोस थिंग्स। वो हीरो है, वो फाइट कर सकते हैं। और वो जो एक सीन है ना, जो यू नो दे विल बी सर्चिंग फॉर देयर बाबी, एंड वो ड्राइवर या कुछ कमेंट कर देता है उसके बाबी के ऊपर, एंड देन यू सी रजनीकांत एंड गोविंदा विल सी दैट साइड ऑफ अमिताभ बच्चन। दिस रिमाइंडेड मी ऑफ ब्रूस ली का एक फिल्म था बिग बॉस, एहवान यू कैन करेक्ट मी, जिसमें ही विल बी आस्क्ड नॉट टू फाइट, नॉट टू शो हिज फाइटिंग skills, and it reminded me of that was one thing which also as an audience we wanted, when will the director show that Amitabh Bachchan मारपीट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में तो म्यूजिक इज व्हाट। मुझे 2 गाने बहुत पसंद हैं, जुम्मा चुम्मा दे दे और कागज कलम। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा पैकेज करूं, दोनों के एक लाइन गाऊं म्यूजिक के साथ। मैंने कभी ये गाना नहीं गाया, तो आई थॉट आई विल डू दिस फॉर फिल्म की बात। एंड सुरेश भोंसले दिस मेड हिज कैरियर, उनका ब्रेड बटर हो गया जुम्मा चुम्मा। उसके बाद सुरेश भोंसले वॉज नोन बाय एवरीबडी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया के फिल्म की बात। आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं फिल्म हम की, जो 31 साल पहले रिलीज हुई थी।
This song is a tribute from Radio Playback India. चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा, चुम्मे को तोड़ दिया चुम्मे का वादा, ले आ गया फिर चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 ना दे, चुम्मा चुम्मा ना दे, चुम्मा चुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा, चुम्मे को तोड़ दिया चुम्मे का वादा, ले आ गया फिर चुम्मा 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 ना दे, चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा कागज कलम दवात ला, लिख दो दिल तेरे नाम करूं, कागज कलम दवात ला, लिख दो दिल तेरे नाम करूं, दिल क्या तू जो भी मांगे तो दे दूं, दे दूं, दे दूं, ये पहला काम करूं, कागज कलम दवात ला, लिख दो दिल तेरे नाम करूं, कागज कलम दवात ला, लिख दो दिल तेरे नाम करूं, दिल क्या तू जो भी मांगे तो दे दूं, दे दूं, दे दूं, ये पहला काम करूं, कागज कलम दवात ला, लिख दो दिल तेरे नाम करूं। वाओ सुशील, व्हाट एन एनर्जी यार। सुपर्ब सुपर्ब। एंड क्या म्यूजिक था यार, मतलब अभी भी सुनो तो झूमने का मन करता। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुशील। तो खैर बढ़ते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ। आज जैसे कि आप जानते हैं कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कल वैलेंटाइन डे भी है, और हमारी मतलब अगर देखा जाए तो लव स्टोरीज जो हैं वो हर फिल्म का एक आधार रहती हैं। हमारी हिंदी फिल्में खास तौर पे बिना लव स्टोरीज के बनती नहीं है। लेकिन कुछ फिल्में होती हैं जो खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरी पर ही आधारित होती है। मतलब बॉय मीट गर्ल एंड देन उनके बीच में कुछ दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, देन फाइनली आइदर दे मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो ये हमारी एक क्लीशे स्टोरी रहती है, लेकिन
हमेशा से ये रहा है कि सालों से लोगों ने इन सब चीज़ों को पसंद किया है। बीच-बीच में कुछ ऐसी फ़िल्में आई हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं, लव स्टोरीज़ ख़ास तौर पे। तो एक थोड़ा-सा देखा जाए तो एक हम पुराने दौर की बात करें तो जैसे मुग़ल-ए-आज़म बनती थी, जो कि कुछ हिस्टोरिकल लव स्टोरीज़ को उठाते थे। जैसे लैला मजनू, हीर-रांझा ऐसी फ़िल्में पहले ज़्यादा बना करती थी जब उन्हें मतलब एक्सट्रीम लव दिखाना होता था। तो उसके बाद फिर मुझे लगता है कि राज कपूर की जो बॉबी आई वो एक ट्रेंड सेटर बनी यंगस्टर्स को अ, यंगस्टर्स की लव स्टोरी दिखाने में। देन उसके बाद भी काफ़ी सारी फ़िल्में आई जैसे जूली एक दूजे के लिए बहुत बड़ी हिट हुई थी। सुभाष घई ने भी हीरो बनाई। अ, सनी देओल ने भी बेताब उसकी फ़िल्म आई थी। कुमार गौरव जो थे लव स्टोरी से बहुत चले थे। एंड देन 90s का दौर आया तो फिर जो है प्रेम परवान चढ़ा 90s के दौर में क्यूएस क्यूटी से कयामत तक जिसे हम प्यार से क्यूएस क्यूटी कहते हैं, मैंने प्यार किया, आशिकी, है ना? डीडीएलजे, कुछ कुछ होता है, ये सब बहुत बड़ी-बड़ी कामयाब फ़िल्में रहीं, लव स्टोरीज़ रही। तो नए दौर में भी ऐसा नहीं है, नए दौर के में काफ़ी सारी परिभाषाएँ बदल चुकी हैं प्रेम की। तो अब वो इतना मतलब डेडिकेटेड शायद प्यार नहीं हो लेकिन हाँ, मतलब एक रिश्ता निभाना भी आज के ज़माने में एक प्यार ही माना जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो साथिया, जब वी मेट, है ना? इस तरह की फ़िल्में, ये ल लंच बॉक्स एक बहुत ही प्यारी फ़िल्म आई थी, बहुत प्यारी लव स्टोरी थी। वन्स अगेन एक फ़िल्म आई थी जो शेफ़ाली शाह और कबीर नीरज कबीर के अभिनय से सजी हुई थी। और इसके अलावा आज आजकल प्रेम में बहुत सारी नई-नई परिभाषाएँ भी लोग तलाश रहे हैं जैसे हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप, है ना? तो इस तरह के भी मतलब बॉय टू बॉय या गर्ल टू गर्ल इस तरह की लव स्टोरीज़ भी आजकल परवान चढ़ रही है। जैसे गीली कुछ अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई थी जो बहुत पसंद की गई है लोगों द्वारा। एंड तो ये एक लव स्टोरीज़ का रहा है तो मैं जानना चाहूँगा ऐवान आप बताएँ कि आपकी फ़ेवरेट लव स्टोरीज़ या लव फ़िल्में कौन-सी हैं? हेलो, ऐवान आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, सॉरी सजीव, मैं म्यूट में था। सो मैं chronological sequence में जाऊँगा, the films which have influenced me a lot. जो सारे रोमांटिक फिल्म्स काफ़ी मुझे प्रभावित किए हैं। पहला मेरे लिस्ट में है क़यामत से क़यामत तक। लाइक द इट वाज़ अ काइंड ऑफ लॉन्चिंग फिल्म, लॉन्च पैड फॉर आमिर खान एंड जूही चावला। इवन दो उन्होंने पहले मूवीज़ किए थे इससे पहले, बट इनको स्टार्स की तरह एस्टैब्लिश किया था ये मूवी ने। और मुझे ये मूवी का जो प्लॉट है रोमियो जूलियट के ऊपर आधारित, हालाँकि रोमियो जूलियट थीम्स पे बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं, बट दिस इज़ द न्यूमेरो उनो फ़िल्म, मतलब सबसे ज़्यादा जो मुझे इस फ़िल्म ने प्रभावित किया। जब भी ये टीवी में आता है तो मैं इसको देखने के लिए बैठ जाता हूँ। पता नहीं क्या ख़ासियत है इस पिक्चर में। तो मेरे लिस्ट में सबसे पहला ये नाम है। उसके बाद आता है अ, इम्तियाज़ अली के 2 फ़िल्म्स। अ, एक है आपका जब वी मेट जो 2007 में आया था, एंड दूसरा है लव आजकल 2009। जब वी मेट तो बॉय मीट्स गर्ल एंड टाइप का था, प्लॉट था, लेकिन थोड़ा अलग किस्म का प्लॉट था। व्हेन दे रियलाइज दे एक्चुअली लव ईच अदर, इट्स लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी। तो वो थोड़ा अलग टाइप का फ़िल्म था, और अजीब-अजीब सिचुएशंस भी थे मूवी में, एंड इट वाज़ पिटेड अगेंस्ट ट्रैवल। इम्तियाज़ अली के हर फ़िल्म में आप देखोगे तो ट्रैवल फॉर्म्स द ट्रैवल एंड द एंड रियलाइज़ेशन ऑफ लव फॉर्म्स द ट्रैवल फॉर्म्स द बैकड्रॉप ऑफ रियलाइज़ेशन ऑफ लव इन एनी ऑफ हिज़ फ़िल्म्स। एंड 2009 की लव आजकल ने भी मुझे बहुत मतलब प्रभावित किया था इस मूवी में उन्होंने, सैफ अली और दीपिका पादुकोण का। एंड उसके बाद मेरी लिस्ट में है एक मैं और एक तू, जिसमें करीना कपूर और इमरान खान थे। शगुन पत्रा की ये पहली फ़िल्म थी, जिनकी गहराइयाँ दो ही दिन पहले रिलीज़ हुई है। एंड एक मैं और एक तू भी बहुत ही एक अनयूजुअल टाइप ऑफ स्टोरी था। आपने देखा ही होगा, इस फ़िल्म ने आई थिंक 10 साल पूरे किए ऑन 10th फरवरी। ये मूवी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली द केमिस्ट्री बिटवीन करीना एंड इमरान।
इट्स समथिंग वेरी स्ट्राइकिंग। और लास्ट में है उसी धर्मा प्रोडक्शन की एक मूवी हसी तो फसी, जो 2014 में वैलेंटाइन्स वीक में आई थिंक रिलीज हुई थी। द सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड परिणीति चोपड़ा स्टारर। ये मूवी बहुत ही एंजॉयबल बिट्स है मूवी में। थोड़ा सा अलग किस्म का मूवी है, एंड परिणीति चोपड़ा का कैरेक्टर भी अलग टाइप का था। एंड इसमें इसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। तो ये पांचों मूवीज, कयामत से कयामत तक, जब वी मेट, लव आजकल, एक में और एक तू, और हंसी तो फंसी, आई वुड रिकमेंड आवर ऑडियंस दे कैन वॉच एंड हैव अ गुड टाइम बिल्कुल, ड्यूरिंग बिल्कुल। दिस वैलेंटाइन वीक। हाँ, और इमरान की एक फ़िल्म इसके अंदर है, ये सोचकर शायद इमरान को खुशी होगी। आई एम ओके, सॉरी। मैं कह रहा हूँ इमरान की भी एक मूवी आपकी लिस्ट में है, अगर इमरान सुनेगा तो शायद उसको खुशी होगी। या ओके, तो मूवीज कुमार बनाना कुछ छोड़ दिया है तो कुमार आप कुछ कहना चाहें लव स्टोरीज़ के ऊपर जो हमारे यहाँ बनती हैं? लव स्टोरीज की बात करें सर तो मैंने कुछ साल पहले एक फिल्म देखी थी नेटफ्लिक्स पे, म्यूजिक टीचर। ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसमें मानव कौल थे और एक्ट्रेस का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और मतलब उसमें जिस तरीके की प्रेम कहानी को दिखाया गया और जिस तरीके से एक म्यूजिक टीचर है, उसकी जो जर्नी है, वो किस तरीके से प्रेम करता है और एक्सेप्टेंस वाली बातें जो वहाँ होती है। और उस फिल्म की सबसे अच्छी बात जो है उसके एक एक दो गाने, और जो मैं हर फिल्म में देखता हूँ कि उसके अंदर जो डायलॉग्स होते हैं, उसकी डायलॉग डिलीवरी और डायलॉग्स जितनी गहराई के साथ लिखे जाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था इस फिल्म का। दूसरा, रिसेंटली मैंने अभी फिल्म देखी गहराइयाँ, जिस पे मैंने रिव्यू भी किया था। अ, इस फिल्म पे मैं थोड़ी विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। गहराइयाँ जिसके जिसको लेके कि मिला जुला एक एक रिव्यू आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वाहियात है। मैं अपना व्यू बताऊं तो मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, और इसलिए ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए उसका भी एक रीजन है कि अक्सर यूथ जनरेशन की पसंद, उनकी लाइफस्टाइल, उनके जीवन जीने के तरीकों को लेके बहुत सारी बातें होती हैं, और उन बातों में अक्सर उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है। सो ये फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि ये फिल्म खासकर जो युवा है, खासकर शहरी युवा, उनको उनके प्रेम को बहुत करीब से ये दिखाती है। प्रेम और बेवफाई की परतों को मतलब एक नए तरीके से टटोलती है ये जो फिल्म, शकुन बत्रा की जो नई फिल्म आई है गहराइयाँ। ऑल द क्या है कि प्रेम और बेवफाई का विषय जो है हिंदी फिल्म और बॉलीवुड के लिए बहुत पुराना है। बहुत सारी फिल्में इस पे बन चुकी हैं, बहुत कुछ परोसा जा चुका है, कॉमेडी के वे में, ड्रामा और मिस्ट्री थ्रिलर के साथ बहुत कुछ परोसा जा चुका है। लेकिन जिस स्वाभाविकता और परिपक्वता के साथ इस फिल्म को शकुन बत्रा ने पेश किया है, वो इसे दूसरी फिल्मों से अलग करती है। और शॉर्ट में अगर इसका रिव्यू करना हो, जो कि मैंने लिखा भी था, कि इसका एक गाना है, तू मर्ज है दवा भी पर आदत है हमें। तो लगभग लगभग सारी प्रेम कहानियों का यही एक तरीके से जो है अंजाम भी होता है। तो ये इस पूरे फिल्म का एक म्यूजिकल जो है निचोड़ हम कह सकते हैं, जो इस गाने का मतलब है। वैलेंटाइंस डे के पहले ये फिल्म आई है, और किस तरीके से जो फिल्म का एक थीम है कि उसका बैकग्राउंड स्कोर और जो पोस्टर भी है, पोस्टर में समंदर और वो सारी सीन्स जो दिखा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। और जो प्रेम में दर्द, भरोसा, झूठ, धोखे और टूटते बनते जो रिश्ते हैं, उसके सहारे मतलब इसको दिखाते हुए बहुत अच्छे से ये फिल्म आगे बढ़ती है। एक एक नॉर्मल नज़रिए से देखें, मतलब अगर आपने कुछ सीन छोड़ दिया, जैसे होता है कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं और देख के दूसरे काम करते हुए अगर हम इस फिल्म को देखें, तो ये फिल्म हमें उस तरीके से समझ नहीं आएगी। इसको देख मतलब मैं जब देख रहा था तो मैं एक एक सीन और एक एक डायलॉग्स को बहुत अच्छे से देख रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है। सो सरसरी तौर पे देखे तो ये फिल्म और रोमांस में उलझती हुई एक लव ट्रायंगल लग सकती है, लेकिन फिल्म के जो संवाद हैं और जो दृश्यों की गहराई है, उनमें उतरने के बाद पता चलता है कि ये शहरी पृष्ठभूमि वाले नई पीढ़ी हैं, वो किस तरीके से प्यार करते हैं, और उन प्यार में उन्हें क्या-क्या हासिल होता है, वो किस तरीके से उनसे निकलते हैं, उसको बहुत बेहतर तरीके से ये दिखाती है। नसरुद्दीन शाह छोटे से रोल में है, लेकिन उनका कैरेक्टर मुझे ठीक लगा, और खासतौर से दीपिका ने बहुत इम्प्रेस किया है। जिस तरीके से जितना कुछ उस कैरेक्टर के साथ उस कैरेक्टर को बिल्डअप किया है, उसको बहुत अच्छे से पेश किया है दीपिका ने। इस फिल्म का ड्रॉबैक मुझे एक लगता है कि
जो जैन है सिद्धांत चतुर्वेदी, उनका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को थोड़े और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था, उसको और थोड़ा तराशा जाता तो ये फिल्म और अच्छी होती। दूसरा ड्रॉबैक मुझे इस फिल्म की लगती है कि इसके जो डायलॉग्स हैं, वो डायलॉग्स कहीं ना कहीं इसके दर्शकों को एक एक सीमाएं बांधते हैं, क्योंकि मोस्टली डायलॉग्स इंग्लिश में हैं और वो डायलॉग्स जो ग्रामीण दर्शक हैं उनको समझ नहीं आएंगे, या समझ भी आएंगे तो उसके लिए उतना कोई दिमाग नहीं लगाना चाहता। सो एक एक दायरे में बांधता है कि हाँ, जो शहरी लोग हैं और जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश जिनकी अच्छी है वही इस फिल्म को देख के समझ पाते हैं, और इस फिल्म से वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो जिनको प्यार हुआ है और प्यार में जिन्होंने धोखा खाया है, वो रिलेट कर पाएंगे इस फिल्म से। सो मेरी तरफ से इतना ही है सर। दूसरा एक चीज चलते चलते मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अभी अचानक मुझे याद आया कि जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तो उसके पहले मैंने सुना था कि इस फिल्म के लिए इंटीमेट डायरेक्टर रखा गया था, और मुझे तब समझ नहीं आया था कि ये इंटीमेट डायरेक्टर का क्या रोल होगा और क्या इंपॉर्टेंस होता है। बट जब फिल्म देखते हैं तो उनका काम बखूबी समझ आता है कि इंटीमेट डायरेक्टर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जब दूसरे लव स्टोरीज वाले फिल्म देखे तो कुछ ऐसे सीन होते हैं जो कि भद्दे लगते हैं, अश्लील लगते हैं। हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सॉरी कुमार, हेलो। सॉरी सॉरी, डिस्टर्ब हुआ था वो। सो फिल्म देखते हुए ये समझ आता है, क्योंकि दूसरी लव स्टोरीज फिल्मों को देखे तो ऐसा लगता है कि भद्दे सीन है या थोड़ी अश्लीलता लगती है, लेकिन इनमें जितने भी सीन हैं वो सारे के सारे सीन्स ऐसे लगते हैं कि लव मेकिंग वाले हैं, अश्लीलता कहीं भी नजर नहीं आती है। यस कुमार, वो इंटीमेट डायरेक्टर आह, वाला आह, एक कॉन्सेप्ट है, वो काफी वर्क किया है फिल्म के हाँ साथ, मुझे भी लगा है। खैर, गहराइयों पर हम थोड़ा सी विस्तार से हम बाकी लोगों के साथ भी चर्चा करेंगे। हाँ फिलहाल हाँ। एक बार सबसे मैं जरा जो लव स्टोरीज हैं उनके ऊपर एक बार बात कर लेता हूँ। प्रज्ञा जी, आप कुछ कहना चाहें लव स्टोरीज जो हमारे इंडिया में बनी है उनके ऊपर? इंडियन लव स्टोरीज बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही एक जो ट्रेंड हमारा चला आ रहा है लैला मजनू और रोमियो जूलियट वाले ढर्रे का, उसी हिसाब से रही हैं, जिसमें हमारे इंडियन सोसाइटी को लेकर के ये लोग चले हैं, और हमेशा ये कोशिश की गई है कि यूथ के साथ-साथ पूरी फैमिली को भी इंटरेस्ट आए, क्योंकि लव स्टोरीज़ में हमने देखा कि जहाँ दिल से जैसी मूवीज़ की लव स्टोरीज़ हमने देखी जो हमें एकदम अंदर तक निचोड़ देती है, और मूवी के ख़त्म हो जाने के बहुत हफ़्तों बाद तक हॉन्ट करती रहती हैं। वहीं हमने हम आपके हैं कौन जैसी प्यारी-सी लव स्टोरीज़ भी देखी, जो फैमिली के साथ एक अच्छा-सा लगता है, और ये दोनों तरीके की मूवीज़ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हिट और बहुत ही वेरिएंट लव स्टोरीज़ हमारे दर्शकों को पसंद आता रहा है यहाँ पर। लव स्टोरीज़ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंडियन सिनेरियो और फ़िल्म सिनेरियो का, क्योंकि अब हम हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं या हमारे जो मूवी मेकर्स होते हैं, अम बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि कुछ एक्सपेरिमेंटल जाते हैं, जैसे हम देखते हैं हॉलीवुड की मूवीज़ में या फ्रेंच या स्पेनिश में वो फैमिलीज़ और ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस पे ऐसी-ऐसी मूवीज़ डिफरेंट-डिफरेंट जॉनर की मूवीज़ ज़्यादा बनाते हैं। हमारे इंडिया में हम लोग हर चीज़ में, जैसा आपने कहा कि अलग एंगल से बॉय मीट्स गर्ल और फिर अल्टीमेटली वो या तो मिलते हैं या बिछड़ते हैं, उस तरीके से होता है। वो चलती भी हैं, उसका एक सक्सेस रेट हमने ज़्यादा देखा है। फिर हमारे चॉकलेटी बॉय का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, फिर शाहरुख जो है पूरा लेकर के आते हैं, जॉनर पूरा का पूरा लेकर के आते हैं लवी-डवी मूवीज़ का। हम आज भी उस पे दिल छिड़कते हैं, जान छिड़कते हैं। अभी भी आज के भी डेट में इवन हमारे बहुत नई यंग जनरेशन की लड़कियाँ भी शाहरुख के उस टाइम की मूवीज़ को यूँ ऐसे कडल करके बैठ के देखती हैं, और लड़के भी लाइक दे आर ऑल इंटू दैट ऑरा, एंड बहुत ही उसका एक अलग ही खुमार है। और हमारे चूँकि इंडिया एक यंग कंट्री है, 25 तक के लोगों का यहाँ पे एज ग्रुप बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ लव स्टोरीज़, और क्या होता है ना लव स्टोरीज़ में, यू काइंड ऑफ फॉरगेट ऑल योर प्रॉब्लम्स ऑफ योर डेली लाइफ, और बड़ा मज़ा आता है देख कर के। तो मूवी देखने का एक एन्जॉयमेंट होती है, वो हम भूल जाते हैं अपनी लाइफ को 3 घंटे, 2 घंटे के लिए। तो इट काइंड ऑफ फील गुड, और इंडिया में बहुत तरीके का स्ट्रेस होता है हमको, सो मेबी इट्स वेरी गुड दैट वी मेक लव स्टोरीज़। दैट्स व्हाट आई फील। बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा आपने। हिमांशु, आप भी बताइए आपकी कुछ फेवरेट लव स्टोरीज अगर है तो।
सजीव सर ने जो प्रेम की परिभाषा गढ़ी थी वो बड़ी लाजवाब थी। अब वैलेंटाइन जो मूवी है मुझे सिर्फ 2 पिक्चरें समझ में आती है और याद आती है। एक तो चलते चलते, ये वो जमाना था जब मैं प्यार को समझ रहा था, और दूसरी है आशिकी 2, ये वो जमाना था जब मैं प्यार के अंजाम को समझ चुका था। सजीव सर। सर मुझे एक चीज आपने और ऐड करनी है इसमें। हाँ of course, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो भारत में फिल्में बन रही है, खासतौर से बॉलीवुड में जो फिल्में बन रही है प्रेम प्रेम के ऊपर, उनका जो क्लेवर है वो बदल चुका है। और ये बदलना तब शुरू हुआ था जब रांझना आई थी, क्योंकि रांझना के पहले जितनी भी लव ओरिएंटेड फिल्में थी, उनका जो एंडिंग होता था वो हम हैप्पी एंडिंग देखते थे। ऐसी ऐसी कोशिश की जाती थी कि जो फिल्मों की एंडिंग हो वो हैप्पी हो, हैप्पीली हम एंड करते थे। लेकिन रांझना से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कि फिल्म का एंडिंग ऑलमोस्ट जो है वो हैप्पी ना हो, लेकिन एक अलग तरीके का अंत देते थे। और रांझना देख लीजिए, या फिर मैंने अभी म्यूजिक टीचर की बात की, उस वक्त से एक ट्रेंड शुरू हुआ कि हैप्पी एंडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको एक तरीके से साइड कर दिया गया, या फिर हैप्पी एंडिंग वाले कॉन्सेप्ट वाली फिल्में थोड़ी कम बनने लगी है। सो प्रेम को लेके, प्रेम के ऊपर जो फिल्में बन रही हैं वो थोड़ा सा बदला है अब। और पहले क्या होता था कि जो फिल्में बनती थी बॉलीवुड में वो जो कि प्रज्ञा मैम ने भी बताया कि हम ऐसी फिल्में बनाते थे जिसको हम फैमिली के साथ बैठ के देख सके। और उनका एक एक जनरल कॉन्सेप्ट होता था कि हाँ, लड़का लड़की मिले, या तो लड़की बगावत करेगी या लड़का बगावत करेगा। अब वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदल गया है। लड़का लड़की के मिलने के तरीकों से लेके और उसकी एंडिंग तक का सारा कॉन्सेप्ट बदल चुका है। और हम नई नई कहानियां ढूंढ भी रहे हैं, और दर्शक पसंद भी कर रहे हैं, निर्माता निर्देशक बना भी रहे हैं, और कहानियां लिखी भी जा रही हैं। सो बदल काफी कुछ गया है आज की डेट में। हाँ बिल्कुल कुमार। और क्योंकि वैसे अगर आप देखेंगे ना तो एक दूसरे के लिए एक फिल्म आई थी जिसका लव स्टोरी थी, उसका एंड सुखद नहीं था। इसी तरह से सदमा फिल्म आई थी, उसमें भी एंड काफी दर्दनाक था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्यूएसक्यूटी में भी जो कि 90s में आई थी, उसमें भी अंत में दोनों जो हैं प्रेमी प्रेमिका मर जाते हैं। और तो ये उस जमाने में बड़ा रिस्क लिया जाता था। ये डायरेक्टर की वही, पता नहीं दर्शक जब बाहर निकलेंगे सिनेमा घरों से तो क्या उनकी राय रही होगी। बट बावजूद इसके लोगों ने इन फिल्मों को पसंद किया। तो ये ज़रूर है। और बाकी जो आप चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो चेंजेस मुझे जो लगता है कि एक जो नज़रिया है, मतलब पहले जो मैंने मैंने बताया जैसे बॉय गर्ल का एक रिलेशनशिप जो था, सिर्फ़ एक वही एक प्रेम माना जाता था। जबकि आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे तो जैसे एक फ़िल्म आई थी अलीगढ़ मनोज वाजपेयी की, तो वो एक एक होमोसेक्सुअल प्रेम कहानी थी। कपूर एंड सन्स में भी अगर आप देखोगे तो एक कैरेक्टर उसमें जो था वो गे होता है और उसकी एक गे स्टोरी होती है। देन उसी तरह से अगर आप और कई सारे जैसे एस्पेक्ट्स हमें नए-नए एस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब प्रेम के भी, जो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव चेंज है। क्योंकि जो दुनिया में जिस तरह के रिलेशंस हैं, एग्ज़िस्ट करते हैं। अब जैसे अगर आप ये वाली देखेंगे बधाई हो, तो बधाई हो में भी एक जो लव स्टोरी है वो हीरो हीरोइन की मेन नहीं है, बल्कि जो हीरो हीरोइन के मदर फादर हैं, उनकी लव स्टोरी मेन है, राइट? तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, और वो एक्चुअली उनके ऊपर कहानी बन रही है। तो मुझे लगता है कि ये फ़िल्में हमारी काफ़ी मैच्योर होती जा रही हैं। तो लव स्टोरीज़ के बारे में सुशील, आप भी कुछ कहना चाहो तो जल्दी से कहो, फिर हम लोग अपने रिकमेंडेशन वाले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। लव स्टोरी तो कहने के लिए बहुत है, लेकिन आई थिंक बेस्ड ऑन द सोसाइटीज़ फिल्म्स वेयर बेस्ड ऑन द सोसाइटी का जो सिचुएशन है उस टाइम के, उसके हिसाब में पूरे लव स्टोरीज बनते थे। आई डोंट वांट टू गो इनटू डेप्थ बिकॉज ईच जनरेशन का एक अलग तरह का सोसाइटी था एंड वी कैन रिलेट टू दैट। and there was love story movies we would not like to see because the ending हमेशा bad होता था, but then it changed with दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो मुझे मेरे फेवरेट फिल्म्स में एक दूजे के लिए और दिलवाले दुल्हनिया आज भी मेरा फेवरेट है, क्योंकि स्पेशली दिलवाले दुल्हनिया में करण जौहर ने he brought this tension because Amrish Puri was sent में and this guy is taking the daring of going into a marriage which is fixed and वो बहुत ही चैलेंजिंग थ्रिल था।
एंड विच आई रियली एंजॉयड दिलवाले दुल्हनिया. इट्स माय फेवरेट बिकॉज शाहरुख खान का फ़ैन हो गया था मैं. वो फिल्म बाजीगर के बाद मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था. एंड ही ब्रिंग्स दैट कॉमेडी एंड दिस थिंग. बट करण जौहर के फिल्म्स में दिलवाले दुल्हनिया, मे बी आई वॉज यंग, आई वॉज इन माई कॉलेज डेज, वी कुड रिलेट, वी वे आर गोइंग थ्रू दोज फीलिंग्स. सो बहुत बहुत फेवरेट फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया. हाँ, ये करण जौहर की नहीं है, ये आदित्य चोपड़ा ने बनाई थी. अच्छा करेक्शन अच्छा, करेक्शन करण किया. जौहर का, आई मीन ही वॉज एक्टिंग इन दैट मूवी एज अ फ्रेंड, आई थिंक सो. या फाइन, यस. थैंक. ओके गाइस, तो ठीक है. इसी के साथ हम इस सेक्शन को खत्म करते हैं और लास्ट सेक्शन हमारा है रिकमेंडेशन का. तो इस हफ्ते जो है चर्चा का विषय बहुत जैसे कि अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, कुमार ने भी गहराइयों पर ऑलरेडी बात कर ली है. उनकी फेवरेट लव फिल्मों में से है वो एक. और तो हम बाकी लोगों से भी एक बार गहराइयों पर बात कर लेते हैं. गहराइयाँ जो है अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई है. दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ चतुर्वेदी जो है फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में हैं. और ये फिल्म जो है अपने बोल्ड सीन्स की वजह से और अपने बोल्ड सब्जेक्ट्स की वजह से और और बाकी बाकी बहुत सारे रीजंस की वजह से आज चर्चा में है. बहुत लोग या तो इसको बहुत एक्सट्रीम खराब बता रहे हैं या बहुत एक्सट्रीमली अच्छा बता रहे हैं. तो दोनों के बीच हमारे पैनल की क्या राय है, वो हम सुन लेते हैं. कुमार की राय हम ऑलरेडी सुन चुके हैं. उन्हें उनकी तो खैर ये फेवरेट फिल्म है. और अब हम चलते हैं प्रज्ञा की तरफ. प्रज्ञा, आप बताएं कि आपने ये फिल्म देखी है और आपको कैसी लगी है. मैंने ये फ़िल्म देखी और दरअसल इसलिए देखी क्योंकि उसकी बुराई इतनी सुन ली थी। तो देखी और वाक़ई लगा कि यार कद्र होनी चाहिए इस फ़िल्म की बिकॉज़ मैं कुमार की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। आप भाग नहीं सकते हैं सच्चाई से और जिन्हें ये फ़िल्म नहीं पसंद आ रही है, मैंने भी एक छोटा-सा अपना रिव्यू फ़ेसबुक पे अपने पेज पे लिखा है, जिसमें मैंने यही लिखा है कि आपको यदि ये फ़िल्म खराब लग रही है, तो मतलब आप उस चीज़ को जी रहे हैं और आपको मालूम नहीं है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ़ के साथ। अम, ये सीधा-सीधा काइंड ऑफ मिरर दिखाती है सोसाइटी को कि आपके घर में, आपके बच्चों के साथ और आपके अपब्रिंगिंग के बीच में ये सब हो रहा है एंड दिस इज़ नॉट रॉन्ग, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ ग्रे एरिया, राइट? ये वो चीज़ दिखाती है एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पूरी फ़िल्म में किसी को भी आदर्श की तरह प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ पे एक फ्लॉज़, ह्यूमन फ्लॉज़ दिखाए गए हैं, कि ऐसा है, एंड ईदर अपने फ्लॉज़ से कोई बाहर आना चाह रहा है या फिर कोई अपराध या जुर्म की तरफ मुड़ जा रहा है, राइट? सो डेफिनेटली धोखे की बात की है कुमार ने और यंग जनरेशन का जो प्यार है आज का, वो किस तरीके से शॉर्ट टेम्पर्ड और प्यार, लास्ट एंड देन आकर्षण एंड इट बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप किस तरीके से हो रहा है एंड देन उनको सफलता भी चाहिए एंड देन उनको जिस तरीके से थोड़ी सी कम आर्थिक समस्याएं आई नहीं कि प्यार भी खत्म हो गया और रिश्ते भी खत्म हो गए, so many layers of shallowness रिलेशनशिप्स में जो बढ़ रही हैं. तो ये सारी चीज़ों को ये मिरर दिखाया है सोसाइटी में जो हो रहा है. अब जहाँ तक बात आती है कि किस तबके को ये फ़िल्म पसंद आएगी, तो उसमें आपको कुमार ने कहा कि वो ग्रामीण तबके को कैसे समझ आएगी जब वहाँ पे आपके डायलॉग्स बहुत इंग्लिश में हैं. न सिर्फ डायलॉग्स बल्कि जो ये पूरा कथानक है, ये पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के लोगों का है. ये तीसरी दुनिया के लोगों का है ही नहीं. तीसरी दुनिया के लोगों से आपने सिर्फ जो है रिलेशनशिप टैबूज उठाए हैं, सिर्फ वो उठाया है और सारा जो यहाँ पे आपने परिवेश दिखाया है वो उबर रिच लोगों का दिखाया है, तो कनेक्ट नहीं हो रहा है. देयर इज नॉट अ मेंटल कनेक्ट. पर जब हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं तो हमें उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि ऐसा ही ठीक आपके गांव में भी होता है जब रिश्तों में एक अलग तरीके के समीकरण आसपास साथ रहने वाले लोगों में उत्पन्न होते हैं. हमें ये बताना होगा कि आप इसको इस तरीके से न देखें कि एक बहुत ही अमीर परिवार अंग्रेजी बोलने वाले परिवार में हो रहा है, ये किसी भी घर में होता है. ज़रूरी बात है ये समझने वाली, हमारे हर व्यक्ति के घर में ये चीज़ें घटती हैं, इनको नहीं बताया जाता है, नहीं बातें होती हैं, इस तरीके के अपराध घट जाया करते हैं और कई बार हम इनको दूसरे शोज़ में देखते हैं कि ऐसा हुआ उस घर में. तो वी नीड टू कम टू दिस रियलिटी, ऐसा होता है. और जहाँ तक कपड़ों और किसिंग सीन्स और ये सब की बातें हैं, आई मीन ऑल दोज़ आर सुपरफिशियल इन फ्रंट ऑफ द मैसेज दैट दिस मूवी इज़ गिविंग. दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से. बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को रखा. ये बिल्कुल सही बात है. देखिए, आप एक फिल्म में आप डिसाइड करते हैं कि आप किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, किस सोसाइटी को दिखा रहे हैं. तो वो तो एक डायरेक्टर की चॉइस है, ठीक है, उसने चॉइस किया. लेकिन अगर देखा जाए तो जो चीज़ें दिखाई गई है वो सब यूनिवर्सल है. मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों को लेके लोगों को बहुत ज़्यादा
स्केप्टिकल नहीं होना चाहिए। खैर ये अपनी अपनी चॉइस वाली बात है, बट स्टिल पर्सनली मुझे भी ये फिल्म जो है बहुत इम्प्रेसिव लगी। और वैसे भी क्योंकि मेरे लिए और कुछ मैटर नहीं करता था, मतलब शकुन बत्रा ने फिल्म बनाई है तो मेरे लिए फिल्म देखना जरूरी था, क्योंकि मैं उनकी हर फिल्म मैंने देखी है, और कपूर एंड सन्स मेरी बहुत फेवरेट है। और गहराइयों में भी जो उन्होंने एक टेम्पलेट यूज किया है ना, वो जो समुद्र की लहरें जो है, वो जो शोर आता है पीछे से, और वो पूरा जो बैकड्रॉप है वो सब बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हिमांशु से भी जानते हैं, हिमांशु ने भी इसका रिव्यू किया है, तो एक बार हिमांशु आप भी बताइए कि आपकी राय में गहराइयाँ कैसी है। प्रज्ञा मैम और कुमार साहब ने मैम फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें बता चुके हैं। जो रह गई वो मैं बताना चाहूंगा। फिल्म में दीपिका और सिद्धांत के कपड़ों का डिजाइन बहुत बेहतर है, वो उन पे जचा है। और एक बेकाबू गाना है इसमें जो बहुत सुनने लायक है। अच्छा, मेरे ख्याल से कार ड्राइव के टाइम लोग उसे सुनना पसंद करेंगे। और बैकग्राउंड स्कोर जो फिल्म का है, जो समुद्र की लहरों की आवाज आती है बार बार, वो दिल को छूती है डायरेक्ट। और इसका छायांकन बहुत जबरदस्त है। मुंबई के जो समुद्र की खूबसूरती दिखाई गई है, और जो ताज होटल से जो व्यू दिखाया गया है बाहर का, पूरा अंदर वो रूम में जाती है दीपिका जब, तो वो बहुत अच्छा लगा है। ताज में हम कभी जा नहीं सकते, लेकिन फिल्म के जरिए वहां की सैर हो जाती है। अब मैं आता हूँ मेन बात पे। देखिए, फिल्म को मिला है यू सर्टिफिकेट, और ओटीटी के जमाने में मुझे नहीं लगता कि यू सर्टिफिकेट या यूए कोई अहमियत रखता है। हम बच्चों की रीच तक भी पॉर्न आराम से है। सरकार ने कई कोशिश करी कि पॉर्न पे प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो अगर फिल्म में 2 सीन ऐसे हैं, जो एक नसरुद्दीन शाह के सामने होता है, जो उनकी बेटी दीपिका करती है, वो अपना जो बच्चा गिराती है, तो ये सीन हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए। कई लोगों की राय है कि बच्चों के साथ आप कैसे बोलेंगे? आपका नियंत्रण अब चीज़ों में नहीं है, आप बच्चों को पॉर्न देखने से नहीं रोक सकते, ये आप लिख के ले लीजिए। क्यों ना इस फिल्म के ज़रिए आप अपने बच्चों को समझाएँ, देखो कि अगर आपने गलत व्यक्ति को अपना वैलेंटाइन चुना है, तो उसका अंजाम ये हो सकता है। शुक्रिया सजीव सर। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है, और ये मुझे लगता है कि शायद अभी इस बात को, शायद आपकी बात को बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग शायद मैं भी शायद अपने बच्चों के साथ इस फिल्म को देखने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट स्टिल आपकी बात मैं एग्री करता हूँ। ये डेफिनेटली हमें इतनी मैच्योरिटी लानी चाहिए। हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, तो शायद अ, अभी शायद वो मेंटल लेवल नहीं आया है कि ये इतने ओपन हो जाएं, बट स्टिल ये बात आपकी मैं ज़रूर नोट रखूँगा, और कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में हम लोग इस तरह की बोल्ड फ़िल्में भी अपने बच्चों के साथ देख सकें। तो आखिरी नहीं, जो मैं इस बारे में मैं कुछ इस बारे कहना में कुछ चाहूँगी। कहना चाहूँगी। जी, जी। मुझे नहीं लगता कि इन फ़िल्मों को बच्चों के साथ देखने की ज़रूरत है। हम बड़े हैं, हमें अपने बच्चों को एक तरीके से बातें बतानी हैं। तो बच्चों का जो मनोविज्ञान होता है, उनको बताने का तरीका अलग होता है। उन उसके लिए कुछ स्पेशल साइंसेज़ और कुछ कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजीज़ और वेज़ होते हैं। तो डायरेक्ट अपफ्रंट हम देखें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम इन चीज़ों को जानें, समझें और फिर उनको एक उस वे में डील करें, उस वे में बातें करें, जिस वे में हमारे बच्चों को उसे समझना चाहिए। बिकॉज़ जहाँ तक एक कोमल मन होता है, उसपे अर्ली ऑन कुछ चीज़ों का कोई कोई ज़रूरत नहीं होती एक्सपोज़र की। हाँ, जहाँ तक ये बात कही है अभी हिमांशु जी ने कि पॉर्न उससे है, मतलब बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उनको दिख रहा है, सब कुछ सामने दिख रहा है। तो अगर माता-पिता के संज्ञान में है कि उनको सब कुछ दिख रहा है, तो भी वो बताने का उनका एक अलग वे है, एक अलग साइंस है, एक अलग तरीका है। तो फ़िल्में देखना साथ में बैठ कर के इस एकदम एक्सप्लिसिट सीन्स वाली मुझे कोई ज़रूरत नहीं उसकी महसूस होती। और ये संवाद होना चाहिए इस बारे में कि हाँ, ऐसा होता है। संवाद ज़्यादा होना चाहिए। फ़िल्में नहीं देख पा रहे हैं, डिस्कम्फ़र्ट है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। जी, प्रज्ञा, और प्रदीप सर, मुझे भी मुझे मुझे भी एक लाइन जोड़नी है यहाँ पे। यस कुमार। सर, जो बात हो रही थी अभी कि अ, बच्चों के साथ बैठकर नहीं देख सकते, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विषय है, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो इस फिल्म को सीधे थिएटर में रिलीज किया जाता। ओटीटी ने क्या किया कि पर्सनल स्क्रीन की सुविधा दी है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर कोई इसको ब्राउज कर सकता है। सो यही रीजन था कि फिल्म मेकर्स ने इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया है, ना कि थिएटर में। दूसरा, जो बात हो रही है इसके सर्टिफिकेट को लेके कि ए सर्टिफिकेट दिया गया है,
तो ये कहीं न कहीं एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मुझे लगती है, क्योंकि जिस हिसाब से इसके ट्रेलर और गानों को प्रमोट किया गया था और जो सीन्स उसमें हाइलाइट करके दिखाए जा रहे थे, जिससे हमने एक हाइपोथेसिस बना ली थी कि ये फ़िल्म ऐसी होगी और इस तरीके के रोमांस हैं दीपिका और सिद्धांत के बीच में। फ़िल्म उससे काफ़ी अलग है। मुझे एक काफ़ी मतलब मैंने कहीं ये लाइन पढ़ी थी और मुझे वो अचानक से याद आया कि जो प्रतिबंधित है वो चटकारे लेकर देखा जाता है। यही रीज़न है कि फ़िल्म मेकर्स ने अपने जो ट्रेलर थे या गाने थे उनके ज़रिए उन्हीं सीन्स को जो है हाइलाइट किया, ताकि उनको लग रहा था कि यूथ जो ऑडियंस है, क्योंकि यूथ की स्टोरी है, यूथ ऑडियंस उन सीन्स को देख के कहीं देखने आ जाए। सो मुझे ऐसा लगता है। यश कुमार, वो एक स्ट्रैटेजी ज़रूर रही होगी शायद उस तरह की, लेकिन मुझे लगता है कि जब ऐसी फ़िल्में हो ना, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी चाहिए, इससे बहुत गलत असर पड़ता है। क्योंकि अब ये फ़िल्म जो है, लोग एक तरीके से एक क्या कहते हैं ना, उत्तेजक फ़िल्म की तरह लोग इसको देखने गए हैं, और जो उसके पीछे का जो मैसेज है, जो उसके पीछे की जो बैकड्रॉप है, उसको वो समझने की शायद वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए शायद इस फ़िल्म को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस फ़िल्म को एक नॉर्मल तरीके से, जैसे शकुन बत्रा की जो फ़िल्में रहती हैं, तो उस तरह से इसको किया जाता तो ज़्यादा अच्छे से ये मैसेज कन्वे होता। ख़ैर, एवान, आप भी कुछ कहना चाहें तो इस फ़िल्म पे कहें? एवान, आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। श्योर सजीव। मैं और कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता। आई थिंक आप लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है इसके बारे में। लेकिन ये चीज़ है कि शकुन बत्रा ने मतलब जो एक्सपर्टीज़ दिखाया है टू 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 एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स, मेसी एंड डिफिकल्ट relationships, not so happy and smooth going relationships, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। एंड उनके हर मूवी में ऐसा थोड़ा-सा बेझिझकपन रहता है, अनयूजुअल चीज़ें रहती हैं। जैसे एक में और एक 2 में था, और कपूर एंड सन्स में था, और अब गहराइयाँ में भी। इट्स नॉट हंकी डोरी जो हम बोलते हैं ना, इतना कैंडी फ्लावर्स हंकी डोरी नहीं रहता। इट 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 हैज़ सम काइंड ऑफ स्टिंगिंग रियलिटी बिल्ट इंटू द प्लॉट। तो वो चीज़ काबिल तारीफ़ होती है उनके मतलब प्लॉट्स में। एंड इस बार गहराई में उन्होंने एक इंटीमेसी डायरेक्टर को भी रोप इन किया था। आई थिंक द नेम इज़ डल गाई, एंड दिस इज़ अ प्रीटी न्यू मतलब न्यू थिंग, जो कि हम हमारे हिंदी सिनेमा जगत में देखा गया है, टू रोप इन इंटीमेसी डायरेक्टर एंड take expert direction things for him from the person। वो चीज़ भी काफ़ी मतलब नॉवेल्टी कैरी करता है। यस सर, वेरी मच नाइस। सॉरी। ठीक है, तो सुशील, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? प्रज्ञा, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि हमारी जो इंडियन पब्लिक है, अब बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी हो चुकी है, शहरों में रह रही है, और बहुत तरीके की चीज़ें उन्होंने देख ली हैं। हॉलीवुड बहुत ज़्यादा देखा उन्होंने। ओटीटी आने के बाद एक बहुत तरीके की फ़िल्म देख कर के दिमाग भी काफ़ी ओपन हुआ है लोगों का। तो मेरी एक हमारी दर्शकों से गुज़ारिश रहेगी कि अपने जो उनका जो किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है, उसमें जैसे अभी किसी ने कहा था कि फ़िल्म को ऐसे ना देखें कि बस उसे सरसरी तौर पे देख रहे हैं, बल्कि दरअसल वाक़ई फ़िल्म मेकिंग को रिस्पेक्ट करते हुए पूरी अच्छे से उसको देखा जाए। मैं एक उदाहरण यहाँ पे देना चाहूँगी कि जब दीपिका के जो उनके उनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं, जब उनको प्रपोज़ कर रहे होते हैं, जस्ट सी दैट सीन, उसमें कितने अच्छे से सामने बैठाया है कि लहरें उठ रही हैं और दीपिका इज़ सो परप्लेक्स्ड कि मैं हाँ करूँ या ना करूँ। You know, there is entire, you can see the gut feeling on her face, and यहाँ समुद्र की लहरों से मतलब वो लहर उसके मन में, उसके पेट में, उसके पूरे शरीर में उठ रही है, वही लहरें समुद्र की यू नो इतनी परप्लेक्स उठ रही हैं। तो इतना अच्छा सामने दिखाया है। ये सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करनी चाहिए ऑडियंस को, तब वो कोई मूवी कनेक्ट करेगी, एन्जॉय करेगी। मैं एक बहुत छोटा-सा और एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, कितना एक दोहराव हो जाता है लोगों के दिमाग में। आप शिंडलर लिस्ट देखते हो,
शिंडलर लिस्ट में शिंडलर की पत्नी उनके साथ, उस पत्नी नहीं उनकी प्रेमिका, यूं ही सोई नहीं है, उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने, पर आपको वो मूवी बहुत महान मूवी लग रही है और आपने कहा हाँ ये तो ऐसा होगा वहां पे, बिकॉज वो शिंडलर लिस्ट है, मतलब उन्होंने बनाई है, व्हेन ऐसे इसने बनाई है, लाइक आप अपने इंडियन जो पब्लिक है ना, व्यूअर है ना, उसके खुद के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इस चीज को उसको समझना होगा। यहाँ हो सकता है बुरा लग सकता है बहुत लोगों को, पर है डबल स्टैंडर्ड्स है व्यूअरशिप में। मेरी ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग रही है बचपन से ही, जब मैं अपने घर पे बाहर की फिल्मों के बारे में लोगों को बात करते सुनती थी और इंडियन मूवीज के बारे में वो ही चीजें हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक रेड करके कोई मूवी देखी अमेजन प्राइम पे, और मैंने शालीमार देखी थी बचपन में। बोथ आर सेम कॉन्सेप्ट, बट लाइक इंडियन पीपल कंसिडर आवर ओन स्टफ लेस, लेकिन बाहर की चीज़ों को ज़्यादा लाइक जैसे कि कितना जेन्युइन दिखाया, कितना अच्छा दिखाया, हमारा तो बड़ा चीप लगने लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, माइंडसेट है थोड़ा, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। दैट्स ऑल आई वांट टू से। यस प्रज्ञा, ये काफ़ी मैच्योर हैंडलिंग है फिल्म की, और मैच्योर फिल्म है तो मैच्योर लोगों के लिए है। मुझे लगता है कि जो उस तरह का जो ऑडियंस है वो इसको पसंद करेगा। सुशील, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, उसके बाद फिर हम लोग इस चर्चा को आज की समाप्त करते हैं। See, I will not talk about what दर्शक देखना चाहिए. This is not, everybody has their rights and opinion and observation. फिल्म बना रहे हैं, I am very clear, गहराइयाँ is made for a particular section, that's why A certificate दिया गया है. Directors are very clear. It is for that the society, along the society. But I will definitely talk about the movie. It's well made movie. And दीपिका पदुकोणे, I feel she deserves a national award for this. जिस तरह वो डिप्रेशन, जिस तरह वो each frames में जो एक्टिंग की है, people say that other actors are also very good, but she stood out. मुझे तो I was always liked her acting. Beauty तो अलग लगाओ, all her films she has been outstanding in her acting, but this film has given her immense chance to do that. And I am telling you, this film will, लोग जो भी प्रतिक्रिया देंगे, एक्टिंग वाइज शी विंस ये मूवी में. एंड आई लाइक द मूवी आफ्टर 1 hour. इट डेफिनेटली क्रिएटेड द टेंशन, थ्रिल and confusion, and थोड़े जो twist थे, you can guess, but still the way the timing of the twist was very very intelligently planned. And as a audience, it's if somebody wants to see that movie, you see, it's your choice. But if you see, everybody has their opinion. We can't, हम लोग तोप नहीं सकते किसी का opinion. We can't change everybody. That's how from generation it has been. But look at the movie. From my opinion, it's a good movie made. It could have done a little more better. अभी I think there's definitely a sequel. जिस तरह वो फिल्म को end किया है, I definitely see a sequel for that, because logically that film cannot end, because that lady at the end, I don't want to reveal that, but that opens for a sequel. Well, I'm not sure about that. But overall, yes, very आपने बिल्कुल सही बात कही है। दीपिका की one of the best performance है ये, और मैं तो कहूँगा बल्कि बेस्ट परफॉर्मेंस है। मैं जितना भी मैंने उनको देखा है, ये बहुत ही मैच्योर और बहुत ही खास तौर पे जो जिसमें वो डिप्रेशन में वो गोलियां लेने वाला जो उनका सीन है, और जो जिसमें उनकी मदर की फ्लैशबैक्स उनको आते हैं, तो वो सब बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने निभाया है। और वाकई वो जो प्रज्ञा ने एक सीन का जिक्र किया, उस सीन में भी कमाल का काम किया है, तो वो है। और यस, फिल्म जो है फर्स्ट आवर में अपना बिल्डअप करती है, एंड देन द लास्ट आवर जो है वो बहुत ही एंगेजिंग है, बहुत एंगेजिंग है। तो ओवरऑल फिल्म को मुझे लगता है कि हमारी टीम ने थम्स अप भी दिया है। बाकी आप लोग की चॉइस है, आप इसे बच्चों के साथ देखना चाहें या नहीं देखना चाहें, बट हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप ये फिल्म देखें। ये एक नए दौर की फिल्म है और हमारी आज की सोसाइटी का आईना है, तो ये फिल्म आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ हुई है। तो नेक्स्ट वीक आप लोगों से हम लोग मिलेंगे किसी नई फिल्म की रिकमेंडेशन के साथ, और किसी रेट्रो फिल्म की चर्चा के साथ, और कुछ और फिल्मी चर्चाओं के साथ। तो अगले हफ्ते तक हम लोग आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार। तो दोस्तों, होप यू एंजॉय दिस कन्वर्सेशन। मिलते हैं जल्द ही किसी नई फिल्म की चर्चा के साथ, फिल्म की बात के अगले एपिसोड में। तब तक दीजिए इजाजत अपने रेडियो साथी सुशील को। नमस्कार।